हेलो नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं इस ज्योग्राफी के एक सेशन में। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फटाफट क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मखरेला या लेटेराइट मिट्टी का विकास किसका परिणाम होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये जो लेटेराइट मिट्टी होती है ये एक लीचिंग के कारण हो जाए जो इसका जो निर्माण होता है, ठीक है। तो और ये काफ़ी इसमें शुष्कता काफ़ी होती है और काफ़ी विशिष्ट परिस्थितियाँ होती हैं। भूमध्य रेखीय जो जलवायु होती है वहाँ पर ये पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। पश्चिम से अगर पूर्व की ओर देखेंगे तो कुछ इन रेंजों की बात हो रही है, ठीक है। बताइए तो जो इसका जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी से दियांग घाटी तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दोमट मृदा का रंग क्या होता है? तो बताइए दोमट मृदा का रंग क्या होता है। अगर आपको पता होगा दोमट तो जो बांगर मिट्टियाँ हैं उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ की नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पीप बब्रू। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा, बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डेक्कन ट्रैप में, ठीक है। यहाँ बेसाल्टी लावा पाया जाता है। और जो दक्कन की पठार की उत्पत्ति है ना, ये ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जो है ना लावा की जमने से हुई है। यहाँ पर जो 2000 मीटर से अधिक जो गहरा है, यहाँ पर जो डेक्कन ट्रैप में काली मिट्टी का क्षेत्र है, काली कपास का क्षेत्र बोलते हैं जिसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सेल का कायांतरण निम्न में से किस सेल में होता है? जो कायांतरण जो होता है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्लेट, ठीक है। तो अगर इसमें आपने अगर थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ी है तो जो चट्टान का जो चूड़ होते हैं ना या बारीक कड़ बोल लो, निक्षेपण से जो सेल का निर्माण होता है, ठीक है। जो झीलें होती हैं बाढ़ के समय जैसे नदियों के किनारे पर छोटे छोटे कण होते हैं, वो जब आके एकत्रित होते हैं तो सेल चट्टान का निर्माण हो जाता है, ठीक है। फिर वो जब कायांतरित या रूपांतरण हो जाता है तो फिर वो स्लेट बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डोलोमाइट क्या है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जो डोलोमाइट होता है वो क्या होता है, अवसादी सेल का जो है ना अंतर्गत आता है। डोलोमाइट खड़िया अत्यधिक ताप कारण ये जब बहुत दिन पे प्रेशर पड़ता है तो ये संगमरमर में भी यही बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। गीजर एक जल स्रोत है जो, जैसे क्या होता है कभी कभी जहाँ पे जो ज्वालामुखी टाइप के क्रेटर होते हैं वहाँ पे ज्वालामुखी वगैरह नहीं होता, तो वहाँ के जब पानी भर जाता है तो उसमें क्या होता है ना, बहुत पानी गर्म हो जाता है, वो प्रेशर से ऊपर आता है, उसको गीजर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नियमित अंतरालों पर जल और वाष्प ऊपर निकलता है, ठीक है। यहाँ से होता है नियमित अंतराल पर जलवाष्प ऊपर आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय सेल है? बताइए भाई आग्नेय सेल क्या होगा। देखो जो 3 प्रकार के सेल होते हैं, एक होता है इग्नियस टाइप ऑफ सेल, दूसरा होता है मेटामॉर्फिक और तीसरा होता है इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो इसमें से ये पूछ रहे हैं आग्नेय सेल कौन सा है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? तो कौन सी नहीं करती है, पढ़िए इसके ऑप्शन और बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानांतरी कृषि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, पठार की स्थलाकृति आदर्श है। जो पठार की स्थलाकृति होती है किसके लिए आदर्श होती है? तो ये सबको ये आंसर इसका आना चाहिए। जो जल विद्युत उत्पादन होता है ना उसके लिए आदर्श होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। लावा और मैग्मा दोनों में गैस होती है, ना तो लावा में गैस होती है ना ही मैग्मा में होती है। मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं होती है, लावा में गैस होती है किंतु मैग्मा में नहीं। तो इसमें कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्मा में
गैस होती है, लेकिन लावा में नहीं होती। जो मैग्मा चेम्बर होता है उसमें जो है उसमें गैस भरी हुई होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवसादी सेल का उदाहरण है। तो बताइए भाई अवसादी सेल का उदाहरण कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लोएस, ठीक है। जो लोएस है अवसादी सेल का उदाहरण है। बाकी बेसाल्ट और ग्रेनाइट और ग्रेवो ये तीनों किसका उदाहरण है, आग्नेय का, ठीक है, आग्नेय सेल का, ये तीनों। और ये किसका है, ये हो गया अवसादी सेल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, मोह अशांत अलग करता है। देखो जो ये डिसकंटिन्यूटी होती है, जैसे अर्थ है, अर्थ के जो ये मोह पूछ रहे हैं, अर्थ होती है, अर्थ के जो नीचे ऐसे करके अब आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में डिसकंटिन्यूटी मिलती है, ठीक है। तो इसमें किसके बीच में होती है, तो आप अगर उसको देखेंगे या मैं अभी दिखाता हूँ, तो जो इसमें परपेटी और मेंटल को इस वजह से इसका आंसर है। और देखते हैं इसमें हम लोग देखते हैं जो मोह की बात कर रहे थे। देखो जो मोह है ये क्रस्ट है, ठीक है, ये अपर मेंटल है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी मिलती है, अब जो क्रस्ट और अपर मेंटल के जो ये ट्रांजिशन एरिया है ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं मोह डिसकंटिन्यूटी बिटवीन लोअर एंड अपर मेंटल, ठीक है। और 3 इसके पार्ट होते हैं, क्रस्ट होता है, ठीक है, और दूसरा मेंटल होता है, और तीसरा कोर होता है। उसमें उस ऊपर के हिस्से को अपर मेंटल बोलते हैं, नीचे को लोअर मेंटल बोलते हैं। दूसरी होती है रेप्टाइल डिसकंटिन्यूटी। अब जो रेप्टाइल डिसकंटिन्यूटी होती है वो होती है अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में, ठीक है। जो अपर मेंटल होती है ये थोड़ी सी ये वाली, ठीक है। और उसके बाद में जो ये नीचे वाली मेंटल है, ये इसके बीच में जो है, जो इसके बीच वाला जो पार्ट आप देखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेप्टाइल डिसकंटिन्यूटी। ये याद रखना, ठीक है, पूछ लेता है एग्जाम में बहुत आराम से। जो गुटेनबर्ग है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी देखेंगे, ये लोअर और मेंटल, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में, ठीक है। तो इसमें और जो लेहमान डिसकंटिन्यूटी है ये कहाँ पे पाई जाएगी, लेहमान डिसकंटिन्यूटी ये आएगी आउटर एंड इनर कोर के बीच में। तो ये कोर है, ये आउटर कोर और इनर कोर के बीच का ये ट्रांजिशन एरिया है, ठीक है। एक लिक्विड होता है, एक होता है ठोस हल्का सा। तो जो अंदर का जो कोर होता है वो होता है ठोस एकदम, ठीक है, ये वाला। और ऊपर का होता है हल्का सा लिक्विड, ठीक है। तो आउटर और इनर कोर के बीच में जहाँ से ट्रांजिशन एरिया होता है वहाँ पे उसको लेवान डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, लेवान टर्म्स, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ये सारे क्वेश्चनों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। और सबसे ऊपर वाली जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको कॉनरोड को डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ये अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में पाई जाती है, ठीक है। आई होप आप इसको नोट कर लेंगे और याद भी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है। बताइए भाई। देखो अधिक कटाई, अपवान, अपक्षय या वनोन्मूलन। तो आप इसमें थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपवाहन। मृदा अपरदन का कारण नहीं है। अधिक कटाई कर दोगे तो मृदा अपरदन होने, वनोन्मूलन अपक्षय में समय होने लगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। कैसे मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा अतिचारण को रोककर, ठीक है। अतिचारण को रोककर मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। इसके लिए क्या आवश्यक है, नए चरवाहे को वैज्ञानिक ढंग से आप जो इसको विस्तार कर लो तो ये रुक जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीलंबी घाटी साधारण रूप से पाई जाती है। जो नीलंबी घाटी होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमनदित क्षेत्रों में, ठीक है। तो जो हिमनद होते हैं उनकी घाटियाँ जो होती हैं तल से बहुत ज़्यादा नीचे हो जाती हैं, जिससे सहायक जो हिमनद घाटियाँ होती हैं और मुख्य हिमनद की घाटियाँ होती हैं ये लटकती रहती हैं, इसलिए इनको नीलंबी घाटी कहते हैं। जैसे आप कभी स्विट्जरलैंड के लाटरब्रून को सर्च करना या कैलिफोर्निया के सायरा नेवादा पर्वत को, इनको घाटियों को सर्च करोगे तो ये नीलंबी घाटी का ही उदाहरण है। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विभ्रंश घाटियों या रिफ्ट में स्थित है। रिफ्ट मतलब दो नदियों के बीच का स्थान है। जैसे ये इधर से हम देखेंगे ये विंध्या रेंज है, ठीक है, ये सतपुड़ा रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज, ये विंध्या रेंज, और यहाँ इसके बीच से नर्मदा गुजर रही है, तो इसको रिफ्ट
वैली से होकर गुजरती है, ना तो ये इधर जा पाती ना इधर जा पाती, तो ये अरब सागर में जाके गिरती है। तो यहाँ नर्मदा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती। ठीक है। पूर्व वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा, उनको क्या बोलेंगे? तो पढ़िए इसके ऑप्शन, और उनका इसका आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नोक्त पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिकरण, प्रति पे छोड़ देना। ठीक है। आप अब जो लोग खेती किसानी करते रहते होंगे उनको थोड़ा सा आइडिया होगा, जैसे लगातार आप खेती करते रहते हो ना, तो मिट्टी की उर्वरता घट जाती है। तो भूमि को कुछ टाइम के लिए 3 से 4 वर्षों तक ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, प्रति पे छोड़ दो, मतलब खाली छोड़ दो, तो ये नेचुरल रूप से अपनी जो इसकी जो उपजाऊपंथी है, ये अपने आप ही इसको अचीव कर लेती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी चट्टानें शैल प्राणियों की खोल, कवच और अस्थि कंकाल से बन जाती हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये समुद्र में वैसे ज़्यादा बनती हैं, तो इसका आंसर होगा चूना, लाइमस्टोन बोलते हैं। ठीक है, चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 21, एंटीक्लाइन तथा सिंक्लाइन साधारणतः कहाँ पाए जाते हैं? देखो, अगर टर्म सुने होंगे तो ही बता पाओगे, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन नहीं तो नहीं बता पाओगे। तो मैं इसको भी बता देता हूँ कि क्या होते हैं ये एंटीक्लाइन, क्या होते हैं सिंक्लाइन। तो ये भ्रंशित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब ये होता क्या है एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, ये इधर देखो, ये वाला जो है हिस्सा जैसे एंटीक्लाइन बोलते हैं, इसको सिंक्लाइन बोलते हैं। जब कोई वलित पर्वत होता है और जब उसकी 2 फोल्डिंग हो रही थी, अब देखो ये पर्वत है, अब जो इसका ये वाला हिस्सा है, देखो ऐसे करके है कुछ, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन। और यहाँ पे कहीं भी ऐसा होगा तो इसको सिंक्लाइन बोलते हैं। तो ये पर्वत होता है बेसिकली, जो फोल्ड होता है, जो बहुत ज़्यादा, जैसे हिमालय है, हिमालय के जो 2 प्लेटें हैं, ठीक है, 2 प्लेटें जब आपस में जो है ना, उनकी वो बीच में टकराती हैं, तो ऐसी एंटीक्लाइन सिंक्लाइन वाली स्थिति बन जाती है। तो इसलिए मैंने इसका ये एग्जाम्पल दे दिया है। तो आप लोग समझ गए क्या होता है एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, तो समझ गए, जो भ्रंश वाले क्षेत्र होते हैं उनमें पाई जाती है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना खाद दिए हुए चलता रहा है? मतलब बहुत ज़्यादा वो जो है ना, खाद की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि उसमें इतना न्यूट्रिशंस वगैरह होता है, तो उससे चलती रहती है। तो ये तो सबसे आसान सा क्वेश्चन हो गया। ये जलोढ़ मिट्टी होती है ना, काली और जलोढ़ मिट्टी का, क्योंकि नदियों में जब बाढ़ आती है तो नदियों में अपने साथ इतना खुद ही ये बहा के ले आती है न्यूट्रिशन वगैरह, इसमें कोई डालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आजकल फिर भी डालते ही डालते हैं। देख लो, ये एक मैंने थोड़ा सा बेसिक सा चार्ट बना के रखा है, इसको थोड़ा समझ लो। ये जो ग्रीन कलर से है, ये क्या है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन की जो मिट्टी है वो ये वाली है, इस क्षेत्रों में पाई जाती है यहाँ पे। अब जो अपन एलुवियल सॉइल की बात कर रहे थे, जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे थे, ये देखो, ये जलोढ़ मिट्टी वाला एरिया है, ये पूरा यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। बांगर और खद्दर, बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। तीसरी रेड एंड येलो सॉइल है, ये वाले क्षेत्र में रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। ठीक है। और ब्लैक सॉइल ये वाला क्षेत्र है। अगर कोई पूछ ले ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि राज्य तो इनके बीच में पता ही होंगे कि ब्लैक सॉइल का अधिकतम जो विस्तार है कहाँ पे। ठीक है। ये और ये कौन सा जो पठार है। ठीक है। इसके हिसाब से एक बार इसको पॉज करके देखिए मैप को, उसके बाद में थोड़ा सा आइडिया रहेगा। ठीक है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आप देखो, लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र ये है ना। अब आपको ढूंढ, इसमें देखो और कहाँ पे पाई जाती है, तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। एरिड सोइल देखो यहाँ पे मिलेगी। ठीक है। लेटेराइट वाला ये क्षेत्र हो गया। तो ऐसे करके थोड़ा सा देखोगे मैप में तो कभी भूलोगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? अब देखो, जैसे मैं इसका आंसर हो जाएगा दर्रा। तो पर्वतों के प्राकृतिक अंतराल होते हैं, जैसे ये बुलंद पास है यहाँ से, तो यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी, पर्वतों के बीच का हिस्सा जहाँ से मतलब हम लोग आ जा सकते हैं। पर्वतीय चोटी से तो जा नहीं सकते, उन पर्वतों के, जैसे ये खैबर पास है, इसके बीच से हम लोग जा सकते हैं, इसलिए मैप लगाया हमने। ठीक है। तो उसको दर्रा बोलते हैं, पास बोलते हैं इंग्लिश में। जलोढ़ मृदा सामान्यता कैसी होती है? तो जलोढ़ जो मिट्टी की बात पूछ रहे हैं, एलुवियल सोइल की बात हो रही है, इसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होती है, ह्यूमस की कमी होती है, अत्यधिक उर्वरक होती है, जोतना खेती करना आसान होता है। अब आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा इसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होती है, नहीं होती है, बस इसीलिए तो इसमें यूरिया हम लोग डालते हैं, समझ रहे हैं। अगर इसमें नाइट्रोजन होती तो इसमें यूरिया इतनी ज़्यादा थोड़ी ना डाली जाती। ह्यूमस कम होती है, ठीक है, ह्यूमस किस में ज़्यादा पाई जाती है, ब्लैक सोइल में, ठीक है। और अत्यधिक उर्वरक होती है, बिल्कुल सही बात है, जोतना खेती करना आसान होता है। यूरिया इसीलिए डालते हैं हम लोग क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ह्यूमस किसका एक प्रकार है, अभी हम लोगों ने बताया किसका एक प्रकार है, देखो बताओ भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मृदा में क्षयमान जैव, ठीक है। जैसे पत्ते वत्ते टूट के गिरते रहते हैं तो वो क्या होते हैं, उसी में सड़ते रहते हैं, तो वो ह्यूमस उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऊपरी मृदा की अधिकतर मात्रा बनाई गई है। जो ऊपरी मृदा की अधिकतर मात्रा होती है वो बनाई गई है, तो इसका आंसर क्या होगा, पढ़िए इसके ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा अवसादी सेल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। तो सामूहिक रूप से क्या बोलेंगे, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका आंसर होगा खाद मिट्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे होता है। भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे होगा, फॉल्ट से, ठीक है। जो फॉल्ट हो जाते हैं बीच में, कभी कभी क्या होता है, डाइवर्जन और कन्वर्जन होता है दो प्लेटों के बीच में। ऐसी प्लेटें होती हैं, या तो ऐसे डाइवर्ज करती हैं या तो कन्वर्ज करती हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं या तो दूर जाती हैं, तो उससे फॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं, तो उससे ही संबंध होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। ये तो सबको ही पता है किसका उदाहरण है, तो इसको ये बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता देते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, वलित पर्वत का, ठीक है। फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, नए पर्वत बोलते हैं इनको। किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है, उसी स्थान पर किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पढ़िए ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा अपक्षयण। निम्न में से कौन सा एक जो है ना वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है, बताइए आग्नेय सेल का क्या कौन सा उदाहरण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट वितलीय जो आग्नेय सेल का उदाहरण है, ठीक है, ग्रेनाइट इज द राइट आंसर। ज्वालामुखी के कप आकार को मुख को क्या कहते हैं। अब इसमें ज्वालामुखी से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मुख को क्या कहते हैं, मैग्मा कहाँ भरा होता है, कहाँ क्या होता है, इसके आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मुख को क्रेटर बोलते हैं, देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा समझना। तो ये देखो ये क्रेटर है, आपको नहीं पता है तो ये क्रेटर है, जो इसका मुंह है ना क्रेटर है, ये मैग्मा भरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्मा चेम्बर बोलते हैं इसको, ठीक है, जहाँ पे ये भरा हुआ है, और जो भरा हुआ है उसको मैग्मा बोलते हैं, इसको मैग्मा चेम्बर बोलते हैं। और उसके बाद में ये जो छोटे छोटे ये जो क्षेत्र है ना, देखो ये ओशियानिक क्रस्ट है, और जब ये इसमें ओशियानिक जो प्लेट होती है, और जब दोनों आपस में जो कॉन्टिनेंटल प्लेट से मिलती है, तो ये क्या होता है, एक हिस्सा उठ जाता है, और उठ जाता है तो ये एक साइड ये अंदर सबडक्ट कर जाता है, तो फिर जो ये पिघल के ऊपर मैग्मा के रूप में निकलने लगता है, ठीक है, जैसे कि यही इसका ये सबडक्शन जोन है। और इनकी ये छोटे छोटे वेंट नली बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पायरोक्लास्टिक फ्लो, जो ये नीचे गिरता है, इसको बोलते हैं इरप्शन क्लाउड, ठीक है। यहाँ पे जब फटता है इसको बोलते हैं वॉल्केनिक बॉम्ब्स। और एसफाल एसिड रेन भी होती है, ठीक है। तो अब ये थोड़े से टर्म है, इनको थोड़ा सा याद रखना, और आइडिया भी लग गया होगा कि इसको क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है। देखो ये मशरूम चट्टान है, ये ऐसे जब रेगिस्तान में हवाएं चलती हैं तो ये मशरूम चट्टानें ऐसे नीचे नीचे से इरप्ट हो जाती हैं, और ऊपर ऊपर मशरूम के रूप में, क्योंकि नीचे की जो होती हैं सॉफ्ट चट्टानें होती हैं, और ऊपर वाली थोड़ी सी जो स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अपघर्षण के कारण हो जाता है ऐसा, ठीक है। किस हिमालयी चोटी को सागर माथा कहते हैं, ये नहीं पता है तो मतलब बहुत बच्चों वाला फैक्ट है, तो बड़ी दिक्कत की बात है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। जो भूमि कारक होता है इसको किस रूप में जाना जाता है, पढ़िए ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मृदी कारक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऑब्सीडियन, एंडेसाइड और गैब्रो और जो पेरोडाइट है ये क्या चीज़ है। देखो ये तो इसमें ऐसा है कि आग्नेय चट्टानें हैं,
और इसमें कुछ कुछ वे भी चट्टानें हैं, जैसे ग्रेबो चट्टान, ये तो जहाँ पे हम लोग प्रवेश करना संभव नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आग्नेय तो इसमें ऑप्शन भी नहीं में भी नहीं दिया है, तो चलो इसको थोड़ा सा जो है पेंडिंग कर देते हैं इसमें, क्योंकि दोनों प्रकार के इसमें ये जो है ना ये मिक्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। द्रव चालित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपरदन है? ये पढ़िए, इसके ऑप्शन है, इसका उत्तर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रवाही जल, ठीक है। निम्नलिखित में से विषम जो मद है वो उसको बताना है। असीतास्म, रूबी, पन्ना या नीलम, तो उसका इसमें कौन अलग हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये जो रूबी, पन्ना और नीलम है ना, ये कलर्ड स्टोन होते हैं, या रत्न होते हैं, जवाहरात होते हैं, ठीक है। और जो ये कायांतरित रूप में पाए जाते हैं, इसको बेसाल्ट इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। और बाकी ये अलग अलग चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है? तो ये बताना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोयला, ठीक है। जैव सेल कोयला बोलते हैं, समझ रहे हो। बाकी ये तो ये जो है ना ब्लॉक के, इसके ब्लॉक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। तनाव के कारण भूप्रकृति पर बनने वाले पर्वत को क्या कहा जाता है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ब्लॉक पर्वत, ठीक है। और जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है ये आप बताइए, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? इंडिया में कौन सा ब्लॉक पर्वत है? काफ़ी सारे हैं, अगर ये आपके लिए मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण इंडिया में कौन कौन से हैं वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित मृदा में से सर्वाधिक अनुर्वर कौन सी है? मतलब कौन सी ज़्यादा सबसे इनमें होती है? काली, कपास, लेटेराइट, जलोढ़ या पीटमय मृदा? तो बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेटेराइट मृदा, ठीक है। सर्वाधिक जो अक्षीण होती है ना, वेदड़, और ये इनफर्टाइल होती है। अनुर्वर का मतलब क्या होता है? मतलब जो अच्छी उर्वरकता जिसकी नहीं होती है, इनफर्टिलिटी जिसमें ज़्यादा होती है, और जो इंसेंसिटिव लीचिंग भी हो जाती है इसमें जल्दी, तो लेटेराइट मृदा है, ठीक है। तो अनुर्वर का ये मतलब है। और उर्वरक पूछते तो कौन सी हो जाती? अपनी जलोढ़ मृदा हो जाती है। इससे ज़्यादा अच्छी है ही नहीं। 43 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम मद का पता लगाएं। तो बताइए, इसमें विषम कौन सा है? 43 में स्लेटी पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। ये संगमरमर जो है ना इसका अपरूप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस कारण से मरुस्थल में वनस्पति की कमी होती है? तो बताइए, वनस्पति में किस प्रकार की कमी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा की कमी हो जाती है, इस वर्षा के कारण से। या ना कि बालू जो लगता है वो बहुत फर्टाइल होती है, ठीक है, पानी की वजह से वो उस तरीके की दिखाई देती है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो खादर, सुस्त्री मृदा, पूर्ण जो सुस्त्री मृदा, चेस्टनट सुस्त्री मृदा, बांगर अस्त्री मृदा, ठीक है। बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा खादर सुस्त्री मृदा। तो जो ये जलोढ़ मृदा होती है, ये खास क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है। नदियों से जो मिट्टियाँ बहा के लाती हैं, ठीक है, और वहाँ की जो स्थानीय जलवायु होती है, इसके अलावा और भी अन्य कारकों द्वारा इसका क्षरण होता है। क्वेश्चन 46 से विभ्रंश घाटी बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 भ्रंशों के बीच में बनेगी। एंटीक्लाइन कहाँ आ गए यहाँ पे, ठीक है। अभिन्नत कटाव, ज्वालामुखी, ये तो सब कुछ ये सब समझा ही दिया हमने आपको। 47 देखेंगे, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लाल भूभाग क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 48, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? एक देखो, ये तो बहुत बार ये अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं, ज्वालामुखी झील बन जाती है, ठीक है। हिंदी में तो इसको यही बोलते हैं, जो इसको कॉल्डिलेराज वगैरह बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक अपने जो कर्नाटक में भी बनी हुई है, ठीक है, कॉल्डिलेराज वगैरह बोलते हैं। ऊपर उसका मुहाने पे पानी भर जाता है बहुत सारा। नापे, जो इसको अगला क्वेश्चन, नापे किसका एक प्रकार है? बताइए भाई, नापे किसका एक प्रकार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वलित संरचना का। क्वेश्चन नंबर 50 है, और जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है। बताइए इसका आंसर। आंतरिक अपवाह कहाँ होता है? तो आंतरिक जल निकास जो है मरुस्थल, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जो आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है ये मरुस्थल है, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ 50 में से आप 40 प्लस क्वेश्चन जो है ना सही कर पाए होंगे, तो और आप बहुत ही गुड जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, देखते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।